साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अंतिम संक्षेप। आइए कहानी सुनते हैं। प्रातः से ये फोन के पास ही बैठी थी। उनकी हर चंद कोशिश यही थी कि सावित्री या सुखलाल फोन ना उठा ले। महिमा का जैसा स्वभाव है वे खूब जानती है। तैश में आ जाती है तो सामने कौन है इसका भी उसे होश नहीं रहता। और तभी घंटी बजी। ट्रिंग। उन्होंने लपक कर रिसीवर उठा लिया, पर उधर से सिवा डायल टोन के कोई आवाज नहीं आई। तभी सुखलाल ने सूचना दी, भाभी जी आई है। वे चौंकी तो यह घंटी फोन की नहीं दरवाजे की थी। वे अपने में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें दोनों का अंतर भी पकड़ में ना आया। तो महिमामयी अब सशरीर पधारी हैं। आतंक से वे सिहर उठी। बहू ने आकर पैर छुए तो उनसे आशीर्वाद भी देते ना बना। सुखलाल, जरा 2 कप चाय तो बना, और देखो चाशनी मत बना देना, बहू रानी कम शक्कर लेती है। हमें पता है, सुखलाल ने तुनक कर कहा और किचन में चला गया। उसका इरादा तो वहीं खड़े खड़े कुछ देखने सुनने का था, पर यही तो वे नहीं चाहती थी। माना कि नौकरों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, फिर भी उनके सामने प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। कैसी हो महिमा? उन्होंने वार्तालाप का औपचारिक शुभारंभ किया। बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं, महिमा ने बेरुखी से कहा। आप तो यह बताइए कि अपने लाडले को कहाँ छुपा रखा है? छुपाऊंगी क्यों? वह क्या चोरी करके भागा है? तो फिर बारंबार माँ के आंचल में मुंह छुपाने क्यों चले आते हैं? तो क्या आधी रात को हंगामा करके जगहसाई करवाएगा? लड़ने पर आ जाती हो तो तुम्हें ना तो पड़ोसियों का होश रहता है और ना नौकरों का। कितनी बार समझाया होगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका तो ख्याल किया करो। आप तो बस हर बात मुझसे ही कहती रहिए। कहने लायक बात होती है तो उससे भी कहती हूँ। खाक कहती है। आपकी शह पाकर ही तो वे इतने बेलौस बेखौफ होते जा रहे हैं। एक बार दरवाजा मत खोलिए, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। उनका मन हुआ कि कह दे, पति के मुंह पर दरवाजा बंद करने का हौसला पत्नी के पास हो सकता है, माँ ऐसा कलेजा कहाँ से लाए। सौभाग्य से उसी समय चाय आ गई और वे इतनी कड़वी बात कहने से बच गई। महिमा ने नाश्ता छुआ तक नहीं, बस चाय के 2 घुट भरे और उठ खड़ी हुई। चलती हूँ मम्मी जी, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं तो बस इतनी तसल्ली करने आई थी कि श्रीमान जी सकुशल पहुंच गए हैं। बीवी हूं ना, इतनी चिंता तो करनी ही पड़ती है। उसका एक एक शब्द उनके मन पर कोड़े की तरह पड़ रहा था, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पीछे चलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसी समय कुसुम सामने से निकली, शायद सब्जी लेकर लौट रही थी। देखते ही बोली, यह क्या भाभी जी, अभी आई, अभी चल दी, खाना वाना खाकर जाती। तुम खिला रही हो क्या? महिमा के स्वर में तुलसी थी, पर कुसुम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी अल्हड़पने से बोली, ये कौन बड़ी बात है, हम खिला देंगे। हलवा पूड़ी ना सही, दाल रोटी तो बन ही सकती है। सच्ची भाभी जी, आज तो हमारे यहाँ जूठन गिरा कर ही जाइए। बताइए कौन सी सब्जी पसंद है? अभी तो ठेला बहुत दूर भी ना गया है। फिर कभी आ जाएगी, अभी बच्चे घर में अकेले हैं। उन्होंने महिमा की ओर से जवाब देकर इस चुगलबंदी को विराम दिया। फिर बहू से बोली, आओ फाटक पर खड़े हो जाते हैं, वही रिक्शा रोक लेंगे। मम्मी जी, एक बात कहूँ? रिक्शा की प्रतीक्षा करते हुए महिमा ने पूछा। कहो। आपके सुपुत्र सिर्फ आपके लिए ही यहाँ नहीं आते, किसी के मीठे बोल भी उन्हें खींचते हैं। अपनी कमजोरी ढकने के लिए महिमा का यूं दूसरों पर लांछन लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अतः वे बोली, महिमा, मीठे बोल तो कोई भी बोल सकता है, उसमें पैसे थोड़ी ही लगते हैं। फिर भी मैं नहीं बोलती, यही ना? महिमा ने कहा। उसी समय खाली रिक्शा वहां से गुजरा तो उसने रोक लिया और बैठकर चल दी। सास की अंतिम बात ने उसे इतना नाराज कर दिया कि उसने विदा लेने की जरूरत भी नहीं समझी। कमरे में लौटते हुए उन्हें अनुभव किया कि उदासी के बावजूद
वे बहुत हल्का अनुभव कर रही है। मन पर एक बोझ था जो उतर गया है। सुबह से एक तनाव, एक आशंका से वे ग्रस्त थी। महिमा के फोन की यातना भरी प्रतीक्षा ने उन्हें थका दिया था। महिमा खुद आई और बरस कर चली गई। अब अगले किसी प्रसंग तक उससे सामना होने का खतरा नहीं रहा। वे इत्मीनान से आराम कुर्सी पर पसर गई। समय काटने के लिए कुछ ना कुछ बुनती ही रहती हूँ। अभ्यासवश वह पुलिंदा भी उन्होंने उठा लिया, पर बुनने का मन नहीं हुआ। कमरे की खिड़की से पिछवाड़े का आंगन नजर आ रहा था। वे उधर ही देखती रही। कुसुम रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। कुसुम को देखते ही उनका मन उमंगने लगता है। गजब की है यह लड़की, दिन भर फिरकनी की तरह घूमती रहती है। पर मजाल है कि कभी मुंह लटका हुआ मिला हो। गैराज और उसके पास वाला कमरा, बस इतनी सी जगह उसके पास है, पर अपने 1.5 कमरे को वह इतना चमका कर रखती है। खुद तो साफ सुथरी रहती ही है। पति और बच्चों के कपड़े भी हमेशा लगदग मिलेंगे, और जितनी मिठास उसकी बोली में है उतना ही स्वाद उसके हाथ में है। कई बार लगता है काश उनकी बहू भी ऐसी सुशील, सौम्य और सुघड़ होती। शायद इसलिए महिमा को कुसुम फूटी आंख नहीं सुहाती, हमेशा उससे चिड़ी रहती है। जब शुरू शुरू में वे लोग रहने आए थे तो महिमा अक्सर झल्ला जाती। ये क्या भला पाल ली है आपने मम्मी जी? इतनी दूर से हम लोग मिलने आते हैं, पर जरा भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती। बच्चे अलग हुड़दंग किए रहते हैं। इससे तो अच्छा है किसी ऑफिस को ही कमरा दे देती, ढंग का किराया तो आता। हाँ, किराया तो आता, पर ऑफिस वालों से रौनक तो नहीं होती ना बहू रानी। वह तो बाल गोपाल से ही होती है, और अब इस उम्र में मुझे प्राइवेसी की नहीं, संग साथी की जरूरत है। रात बेरात मुझे कुछ होने लगे तो गिलास भर पानी देने के लिए कोई तो चाहिए। दौड़कर तुम्हें खबर देने वाला कोई घर में तो हो। 2-4 बार यह जवाब सुनने के बाद महिमा ने भुनभुनाना छोड़ दिया। वह समझ गई कि सास की यह दलील सीधे उस पर वार करती है। उसी ने तो इस घर को 2 द्वीपों में बांट दिया है। आज सारी संपन्नता के बावजूद वे जो बुढ़ापे में अकेलापन भोग रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? महिमा ही तो। उन्हें आज भी वह काला दिन याद है। वे तीनों शाम की चाय ले रहे थे। उन्होंने दिन भर खटकर मटर की कचौड़ियां बनाई थी, पर मनीष प्लेट झूठा कर ही उठ गया था। माँ की मनुहार को भी वह अनसुना कर गया था। उसके जाने के बाद ही महिमा ने सपाट स्वर में कहा था, मम्मी जी, हम लोग इस संडे को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट? क्या मतलब? हम लोगों ने शालीमार कॉलोनी में एक फ्लैट बुक कर लिया है। क्यों? उन्होंने पूछ लिया, पर दूसरे ही क्षण उन्हें लगा, इस क्यों से बेमान भी कोई शब्द होता है? साफ जाहिर है बहू अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। ठीक है, उसके अपने सपने होंगे, अपने अरमान होंगे, लेकिन उसके लिए अलग से मकान लेने की क्या जरूरत है? महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अलग रहना चाहती हो सो खुशी से रहो, पर उसके लिए इतनी दूर जाने की, इतना पैसा फूकने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, क्या इसमें 2 गृहस्थियां समा नहीं सकती? मेरी साफ कोई का बुरा ना माने मम्मी जी, पर ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कैसा माहौल? आपको तो शायद अब आदत हो गई है, पर जैसी महफिलें यहाँ जमती है, जैसे लोग बाबूजी के पास इकट्ठा होते हैं, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिमा, उनके स्वर में धार थी, तुम इस घर की पहली बहू तो नहीं हो। जानती हूँ मम्मी जी, पर वे जो मुझसे पहले आई हैं, कितने दिन आपके पास रही है? बस मेहमानों की तरह आती हैं और 4 दिन रहकर चली जाती हैं। मेरी तरह 30 दिन यहाँ रहना पड़े तो पता चले। अभी उसी दिन यहाँ होती तो मजा आता। किस दिन की बात कर रही हो? अच्छा हाँ, उस दिन मेजर साहब जरा ज्यादा ही बहक गए थे। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे बाबूजी से कह दिया था कि अब घर में बहू आ गई है, ढंग के लोगों को ही घर में बुलाया करे। किस किस को रोकेंगी आप? और फिर बाबूजी खुद भी तो। हाँ, पीते हैं, पुलिस की नौकरी का तोहफा है,
जब उस नौकरी का सुख भोगा है तो यह भी भुगतना ही होगा। पर वे किसी को परेशान तो नहीं करते। एक आध दिन का किस्सा छोड़ दो, पर उनके यार दोस्त भी आते हैं तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं और आप भीतर से उनके लिए बर्फ, नमकीन, काजू और पकोड़े भिजवाती रहती हैं। नहीं मम्मी जी, यह वातावरण मुझे रास नहीं आएगा। मेरे संस्कार दूसरे हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने को था ही क्या। हाँ, एक कसक जरूर बनी रही। काश मनीष यह प्रस्ताव उनके सामने रखता, तब शायद उसमें इतनी कड़वाहट नहीं होती। पर उस बेचारे की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी। रात मन हुआ कि बाबूजी से बहू की करतूत बखान करे, पर चुप लगा गई। उनसे किस मुंह से कहती कि बहू आपके कारण अलग डेरा बसा रही है। उन्हें तो शायद विश्वास ही न होता। वे बेचारे खुद किसी लफड़े में नहीं पड़ते। मनीष ने अपनी मर्जी से शादी तय की। उन्होंने खुशी खुशी भंवरे डलवा दिए। बहू अपने साथ एक छल्ला भी नहीं लाई। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बहू पर्दा नहीं करती, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूमती है। 9-9 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती है। रसोई में पाँव भी नहीं देती। उन्होंने कभी किसी बात के लिए टोका टाकी नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की। उनकी अपनी अलग दुनिया थी। सुबह को सैर, दोपहर में ताश, शाम को क्लब। इस रूटीन में खलल उन्हें पसंद नहीं था। मौज में आते तो एक आधा महफिल घर पर भी जमा लेते, पर उनकी सारी व्यवस्था सुखलाल देखता था। घर की औरतों को उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे निरुपद्रवी जीव के लिए भी महिमा ना जाने क्या क्या कह गई। उनका मन इतना खट्टा हो गया कि फिर उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। 4-5 महीने बाद मृण्मयी का जन्म हुआ तो वे अस्पताल में बराबर महिमा के साथ रही। सारी परंपराओं का उन्होंने निर्वाह किया, पर बहू को घर आने के लिए नहीं कहा। वे दोनों स्वयं ही एक दिन 3 महीने की गदबदी बच्ची को लेकर बाबूजी से आशीर्वाद लेने आए थे। बाबूजी ने बच्ची को गोद में लेकर ढेर सारी आशीषें लुटाई थी। 1.25 तोले की चेन भी दी थी। फिर जब तन्मय हुआ तो उसे भी अंगूठी पहनाई गई। मतलब यह कि रस्मों रिवाज सब पूरी तरह होते रहे, पर बाल गोपालों की किलकारियों से घर सूना ही रह गया। जब बहू का पांव पहली बार भारी हुआ था, उनका मन सपने बुनने लगा था। यूं तो सतीश के भी 2 बच्चे थे, पर उनका स्पर्श तो उन्हें याद ही नहीं है। कस्बे की लड़की है सुषमा, पर अमेरिका में जाके जैसे वहीं की हो गई है। बच्चों को ऐसे सहेज कर रखती है कि जैसे यहाँ सांस लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उन्हें तो प्यार करते भी डर लगता है कि कहीं कोई छूत ना लग जाए। वे अपना मन अंजू मंजू के बच्चों में बहला लेती हैं, पर पराई संतान से कहीं घर भरता है। एक मनीष के बच्चों की आस थी, वह भी टूट गई। पता नहीं बाबूजी ने इस दुख को कैसे गटका होगा, पर वे स्वयं तो एकदम ही बिखर गई थी। फिर बाबूजी भी चले गए और वे एकदम अकेली रह गई। कौन विश्वास करेगा कि यह अकेलापन उन्हें मांगे मिल गया था। दुनिया भर की औरतें पति से पहले जाने की कामना करती है, पर उनके अंतर्मन से हमेशा यही चाहा कि प्रभु इन्हें मुझसे पहले उठा लेना। जैसे मैंने उनके नाज नखरे उठाए हैं, कोई नहीं उठा सकता। मेरे रहते तो इनकी शानो शौकत में, रौब दाब में कोई कमी नहीं आ सकी, पर मेरे बाद ये जरा जरा सी चीज के लिए तरसेंगे, दूसरे का मुंह देखेंगे तो मुझे स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर ने जैसे उनकी सुन ली। एक नामालूम सी बीमारी में बाबूजी चल बसे। उनकी आना बान अंत तक बरकरार रही। पहाड़ से दुख को झेलते हुए एक संतोष उन्हें सांत्वना दे जाता था। दुख बस एक ही था, अब सब कुछ निपट जाएगा और 15 दिन बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे, तो वे खाली दिनों को कैसे भरेगी। यह सूना घर उन्हें काटने नहीं दौड़ेगा। अमेरिका लौटते हुए सतीश भी बस चिंतित था। बार बार कह रहा था, मम्मी मैं मनीष से कहता हूँ कि अब यहीं आकर रहे, या फिर तुम हमारे साथ चलो। उनका भी मन हुआ कि महिमा से कहे, जिनसे तुम्हें शिकायत थी वे तो चले गए,
अब वापस आ जाओ। पर ऐसा कहना भी मानो उस दिवंगत आत्मा का अपमान होता। वे जब्त कर गई। सतीश को उन्होंने समझा बुझाकर भेज दिया। तब यह सदाशिव और कुसुम का जोड़ा उनके आश्रय में आया था। इन्हें घर की जरूरत थी, इन्हें संग साथी की, तो नाम मात्र के किराए पर इन्हें रख लिया गया। नई नई शादी हुई थी, गोद में 6 महीने का बच्चा था। मम्मी जी को तो जैसे स्वर्ग मिल गया। 1.5 साल बाद कुसुम के यहाँ दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने सास से बढ़कर सेवा की। उसके लिए हरीरा बनाया, दवाइयाँ कूटी, गोंद मेथी के लड्डू बनाए, दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, साथ ही दर्जनों स्वेटर बना डाले। उनकी तुतली बोली से वे पुलकित होने लगी और आने जाने वालों के पास उनकी बाल लीलाओं का बखान करने लगी। अपने नाती पोतों के लिए जो वर्षों से संचित प्यार उनके मन में था, वह इस जुगल जोड़े पर बरसने लगा। यो तो ईश्वर ने उन्हें 4-4 बच्चे दिए थे, लेकिन लड़कियां तो अपने अपने घर की हो गई और लड़कों में एक 7 समंदर पार जाकर बैठा है और दूसरा शहर में भी है, तो किस काम का। वे तो अकेली ही पड़ गई हैं। शायद इसलिए परमात्मा ने ये राम लखन उनके आंगन में भेज दिए हैं। महिमा सब देखती और जल भुन जाती। कहती, कुसुम के तो मजे हैं, 200 रुपल्ली में महलों का सुख भोग रही है, मुफ्त की आया मिल गई है 100 अलग। सुखलाल कहता है, भाभी जी, जरूर कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा रहा होगा, नहीं तो सारी दुनिया छोड़कर ये लोग यहाँ क्यों आते। वे सब सुनती और मुस्कुरा देती हैं। मनीष कोई 12 बजे सोकर उठा होगा। उठकर सीधे उनके सामने आकर बैठ गया। बिखरे बाल, उतरा चेहरा, उदास आंखें। उनका मन हुआ उसे बाहों में लेकर प्यार कर ले, पर वे जब्त कर गई। एक जमाना था, अब 2 बच्चों का बाप बन जाने के बाद भी वह उनकी गोद में लेट जाया करता था। महिमा ने ही उसकी आदत छुड़वाई थी। तब से वे भी एक औपचारिक दूरी बनाए रखती हैं। चाय पियोगे? जरूर, लेकिन तुम्हारा तो खाने का समय हो रहा होगा ना। तुम नहा लो, फिर खा लेंगे। चाय पीकर वह नहाने चला गया। वे उठकर रसोई में जाने को ही थी कि रिंग आई। हेलो दादी, मैं मीनू बोल रही हूँ। डैडी जाग गए क्या? हाँ, अभी अभी उठा है, नहाने गया है, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। हाँ, मौका लगा तो जरूर करूंगी। दरअसल मैं उन्हें विश करना चाहती हूँ, आज उनका बर्थडे है ना। ओ माँ, उनके दिमाग से यह तारीख कैसे उतर गई। बच्चों के जन्मदिन मनाने का तो उनका खास अंदाज हुआ करता है। बच्चे जब छोटे थे तब तो खूब हंगामा हुआ करता था। अब वैसा तो नहीं हो पाता, पर वे याद जरूर रखती है। बाहर वालों को कार्ड या पैसे भेज देती है, फोन कर लेती है, मनीष के यहाँ मिठाई लेकर पहुंच जाती है या फिर उन लोगों को घर पर बुला लेती है। चीनू मीनू के जन्मदिन तो अक्सर यही मनाए जाते हैं और आज उन्हें मनीष का जन्मदिन भी याद न रहा। वे सचमुच बूढ़ी होती जा रही हैं। उन्होंने फौरन सुखलाल को बाजार भेजा, सावित्री को मटर पुलाव और रायता बनाने का आदेश दिया और खुद हलवा भुनने बैठ गई। माँ बेटे दोनों खाने पर बैठे तो मेज पकवानों से भरी हुई थी और पूरा कमरा अगरबत्ती से महक रहा था। अरे वाह, आज तो फीस्ट हो गई, मनीष ने कहा। बर्थडे फीस्ट? बर्थडे? ओह यस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। वह उठा और उसने माँ के पैर छू लिए, फिर उनके गले में बाहें डालकर बोला, तो आपका यह नालायक बेटा आज कितने साल का हो गया है? 36 का। ओह नो, इस स्पीड से मेरी उम्र में इजाफा होता रहा तो मैं तो 4 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा। मीनू ने फोन किया था, तुम्हें विश करना चाहती थी। बेचारे बच्चे अपने डैडी की थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हैं, बाकी लोग। सुबह महिमा खुद आई थी। मुझे विश करने के लिए? शायद। ओ डियर ममा, अब आप यह पैचअप का धंधा छोड़ दो, कोई नई बात करो। और सच तो यह है कि इस समय कोई भी बात करने का मूड नहीं है। तुम्हारी यह सजी हुई मेज कब से बुला रही है, जरा उसके साथ न्याय तो कर लेने दो।
वह टूटने के अंदाज में शुरू तो हो गया, पर 2-4 कौर खाकर ही उसने हाथ रोक लिए। अभी महिमा जो मुझे यह सब खाता देख लेगी ना तो गजब हो जाएगा। सच कहता हूँ, शी विल किल मी। इत्मीनान रखो, आज की तारीख में वह दोबारा नहीं आएगी। तो क्या हुआ, ये डॉक्टर लोग डरा देते हैं ना। एक तो तगड़ी फीस लेते हैं, ऊपर से भूखा मारते हैं। खाना खाकर वह फिर से लेटने के मूड में था, पर उन्होंने टोक दिया, अब सीधे घर जाओ, बच्चों के लिए इमरती और कचौड़ियाँ रख दी है, ले जाना, और महिमा को यह साड़ी देना, शाम को पहनेगी। मम्मी, जन्मदिन मेरा है, उसका नहीं। पुरानी साड़ी है रे, उसे पसंद है, इसलिए दे रही हूँ। और बेटे, तुम तो अपने हो, तुम्हें कुछ ना भी दूँ तो क्या फर्क पड़ता है, पर बहुओं को तो साधे रखना पड़ता है ना। वाह, क्या कहने हैं, कितनी बहुएं साध ली हैं आपने, जरा बताइए तो। मनीष ने हंसकर कहा, पर उसकी आंखों में उदासी के डोर छलक रहे थे। मनीष गया और वे निढाल होकर लेट गई। क्या हो गया है इन बच्चों को, गृहस्थी की डोर कैसे उलझाकर रख दी है। 15 दिन भी शांति से नहीं बीत पाते। वे इतना समझाती हैं, पर दोनों ही जैसे जिद पर उतारू रहते हैं। शहर के दूसरे छोर पर रहता है मनीष, पर उस घर की अशांति की आंच उन तक आती ही रहती है। हर धमाके की गूंज उनके शांत जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती है। पहला विस्फोट शायद उस दिन हुआ था जब मनीष क्लब से बेतहाशा पीकर लौटा था। घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ था। नौकर ने खबर करके उन्हें फोन किया था। वे उतनी रात को रिक्शा करके यहाँ पहुंची थी। पहले तो उन्होंने मनीष को खूब आड़े हाथों लिया था, फिर पुचकारते हुए बोली, बेटे, तुम तो जानते हो, इसी एक ऐप के कारण तुम्हारे देवता स्वरूप पिता बिरादरी में कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल सके। रिश्तेदारों से हमेशा मुंह छुपाते रहे, फिर जानते बूझते उसी लकीर पर क्यों जा रहे हो। उत्तर में मनीष उनकी गोद में मुंह छुपाकर रो दिया था। उस रुलाई में कितना दुख, कितनी व्यथा छुपी हुई थी। पिता को खोने की पीड़ा थी, अंतिम समय में उनकी सेवा ना कर पाने का मलाल था, और माँ के अकेलेपन का एहसास था जो उसकी छाती पर बोझ बनकर बैठ गया था। बेटी की करुणा से उनकी ममता जैसे कृतार्थ हो गई। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ बाप किसी के जिंदगी भर नहीं बैठे रहते, आगे पीछे उन्हें जाना ही पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं। मुझे भी उन्होंने मझदार में नहीं छोड़ा है, पूरी व्यवस्था करके गए हैं। और मैं ऐसी अकेली भी नहीं हूँ। हाथ भर की दूरी पर ही तो तुम लोग हो, बस एक फोन पर खटकाने की बात है। फिर बहू को समझाया था, इस तरह सामने वाले पर एकदम चढ़ नहीं बैठते बहू रानी, जरा सब्र से काम लेते हैं। एकाएक आदमी घर में दाखिल होता है तो अकेले नहीं होता, 100 तरह की चिंताएं साथ चली आती है, उनका ख्याल रखना होता है। ओह, महिमा ने मुंह बिचका दिया, पियक्कड़ों को तो बस बहाना चाहिए। मन उदास है तो गम कम करने के लिए पिएंगे, जी खुश है तो सेलिब्रेट करने के लिए पिएंगे। तुम तो बात का बतंगड़ बना दे रही हो महिमा, घूंट भर पीने से कोई पियक्कड़ नहीं हो जाता। आप माँ है ना, बेटे का पक्ष तो लेंगी ही, पर सही गलत का तो ख्याल कीजिए। ऐसे ही संस्कार दिए हैं आपने, तभी तो इन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं रह गई। मनीष कहीं सामने होता तो वे उसका मुंह नोच लेती। उसकी जरा सी बेवकूफी ने उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया था। बहू के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। अपने आहत अभिमान को सहलाते हुए वे कसैले स्वर में बोली, बच्चे मेरे जैसे भी हैं, मेरे लिए तो लाख टके के हैं, पर तुम यह बताओ, तुम क्या देखकर रीझी थी। उन्हें लगा था कि उनका प्रश्न महिमा को निरुत्तर कर देगा, पर यह उनकी भूल थी। चुप रहना उसकी फितरत में नहीं था। पलटकर बोली, अंधी हो गई थी मैं, आंखों पर पट्टी बन गई थी उस वक्त। पछता रही हो, यही समझ लीजिए। बच्चों का ख्याल ना होता तो कब की इस नर्क को छोड़कर चली जाती। नर्क?
उनका नंदन कानन सा यह घर बहू के लिए नर्क बन गया है। अपमान से वे तिलमिला उठी। समझ गई कि इस संघर्ष में उन्हें बेटे की ढाल बनना है, नहीं तो बेचारा कहीं का ना रहेगा। तब से उनका घर मनीष के लिए शरण स्थल बन गया है। रणचंडी सी अपनी पत्नी से जब भागने की कोई राह नहीं मिलती तो वह आकर माँ के आंचल में दुबक जाता है। पति पत्नी का झगड़ा तब गौन हो जाता है और सास बहू में शीतल युद्ध ठन जाता है। इस बार मनीष को देखे हफ्ते बीत गए हैं और उनका जी घबराने लगा है। चीनू मीनू की भी याद आने लगी है, पर एकाएक महिमा के यहाँ जाने का वे साहस नहीं जुटा पाती। हाँ, उस घर को वे महिमा का ही घर समझती है, इसलिए तो वहां जाने के लिए बहाने तलाशती रहती हैं। यूं तो कुसुम पिछले हफ्ते पीहर से लौटी है। मीनू के लिए आम पापड़ की सौगात भी लाई है, पर उतना सा कारण महिमा के घर जाने के लिए काफी नहीं लगता। कल मिसेस नायर केले के चिप्स और काजू के पैकेट दे गई हैं। उनकी यह पड़ोसिन जब भी केरला जाती है उनकी फरमाइश पर यह चीज जरूर लाती है। सावित्री से कहकर उन्होंने मठरियां भी बनवा ली। बच्चों के लिए पूरी डलिया भर सामान हो गया, तब जाकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे निसंकोच उस घर की घंटी बजा सकती है। तैयार होते हुए वे याद कर रही थी कि पिछले बार उस घर कब जाना हुआ था। हाँ, 14 फरवरी को गई थी। मनीष की शादी की सालगिरह थी। दिन भर वे फोन के पास बैठी निमंत्रण की राह देख रही। उनके कान दरवाजे पर ही लगे थे कि शायद दोनों आशीर्वाद लेने चले आएं, पर उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मिठाई और फल फूल लेकर शाम को वे खुद ही चली गई। यहाँ पहुंचकर देखा उत्साह का कोई माहौल ही न था। उल्टे घर पर एक सन्नाटा सा तीर था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आज तुम लोगों को याद भी नहीं है कौन सी तारीख है? लड़ने से फुर्सत मिले तब तो याद रहेगा। सोफे में धसी हुई मीनू बुदबुदाई। उसका वाक्य पूरा भी ना हुआ कि महिमा उस पर झपटी। उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? सयानी लड़की पर यो हाथ उठाया जाता है? महिमा एकदम फुफक पड़ी। कम से कम मेरे बच्चों के सामने तो मुझे जलील मत कीजिए। और पैर पटकती हुई वह अपने कमरे में चली गई। वे स्तब्ध रह गई। क्या इस तरह अपमानित होने के लिए ही वे उतनी दूर से आई हैं? मन तो हुआ कि उल्टे पैर लौट जाए, पर बच्चों के उदास चेहरे देखकर उनके पांव रुक गए। आंखों में याचना लिए दोनों उनके पास सिमट आए थे, मानो माँ की बेअदबी के लिए क्षमा मांग रहे हों। उनके सर पर हाथ फेरते हुए फिर वे बच्चों के ही कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वातावरण जरा हल्का हो गया तो मीनू ने उन्हें वह पेंटिंग दिखाई जो उसने मम्मी पापा के लिए बनाई थी। चीनू भी बड़ा प्यारा सा कार्ड बनाया हुआ था। सुबह चाय की मेज पर ही सरप्राइज देने का विचार था, पर झगड़ा शायद उससे भी पहले शुरू हो गया था। पापा सुबह से ही गायब हैं, खाने पर भी नहीं आए। झगड़ा किस बात पर हुआ था क्या पता, और आजकल कारण की तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ती, दोनों सामने पड़ते ही शुरू हो जाते हैं। मीनू ने बताया, सच दादी, हम लोग तो इतने बोर हो जाते हैं कि क्या बताऊं। दोस्तों के सामने इतनी शर्म आती है कि बस। चीनू भुनभुना रहा था, सच कहता हूं मैं किसी दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगा। धत पगले, ऐसे बात नहीं करते, उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा, पर वे सचमुच डर गई थी। इस कच्ची उम्र का भरोसा नहीं है। आवेश में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, पर इनके माँ बाप को अक्ल आए तब ना। बच्चों को समझा बुझाकर चलने को हुई तो महिमा ने आकर रास्ता रोक लिया। नहीं मम्मी जी, आप इस तरह चली जाएंगी तो मैं समझूंगी नाराज होकर जा रही हैं। यह खूब रही, पहले तो बदतमीजी करो और फिर आकर लाड जताओ। तब तक चीनू रिक्शा ले आया था, पर महिमा ने उसे लौटाते हुए ऐलान कर दिया, दादी खाना खाकर जाएंगी। वे चाहती तो जिद कर सकती थी, पर बहू के आंसू धुले चेहरे को देखकर ममता हो आई। माँ की मनुहार भरी मुद्रा देखकर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे थे। बेचारे दिन भर घर में मुंह लटकाए बैठे थे। घर का माहौल बदलते ही खुशी खुशी संगी साथियों से मिलने चले गए। घर सूना हो गया। उस एकांत का लाभ उठाते हुए वे बोली, महिमा,
मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई थी। मैं तो तुम लोगों की खुशी में शरीक होने आई थी। पर यहाँ आकर पता चला कि खुशी नामक चीज ही इस घर से गायब है। महिमा ने उनका वाक्य पूरा किया। और अब आप इसके लिए भी मुझे ही दोषी ठहराएंगी, ठीक है ना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मटर की फलियां छीलने बैठ गई। वे व्यर्थ के विवाद से बचना चाहती हैं। इस उम्र में ये तनाव उनसे झेले नहीं जाते। पर महिमा तो कमर कसकर बैठी थी शायद, इसलिए मम्मी जी को मनुहार करके खाने के लिए रोक लिया था। मम्मी जी, वह शुरू हो गई थी। पानी अब सचमुच सर के ऊपर होता जा रहा है। मेरी सहनशीलता की सारी सीमाएं समाप्त होती जा रही हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारते महिमा। औरत को तो सहना ही पड़ता है। उसकी सहन शक्ति के बल पर ही तो गृहस्थी की इमारत खड़ी होती है। वह तो नींव है घर की। क्यों है? घर क्या अकेली औरत का होता है? जो कुछ सहना है, झेलना है, वह क्या सिर्फ उसी के मत्थे पर आएगा? पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं तुमसे बहस में जीत नहीं सकती महिमा, क्योंकि मेरे पास डिग्रियां नहीं हैं, सिर्फ अनुभव है। उसी के आधार पर कह सकती हूँ कि तुमने अभी सहा ही कहाँ है। अपने बाबूजी को तो तुमने ढलती उम्र में ही देखा है। तुम नहीं जानती अपने जमाने में वे क्या करते थे। घर में पाँव देते थे तो सन्नाटा सा खिंच जाता था। बच्चे, नौकर चाकर, कोई उनके सामने नहीं पड़ता था। पहले उनके तेवर का अंदाजा लगाया जाता था, उसके बाद ही कोई बात होती थी। लेकिन ऐसे आदमी के साथ भी निभा ले गई मैं। पूरे 40 साल तक डटी रही। अगर घर में रोज महाभारत चलता तो क्या हासिल होता? बच्चे क्या किसी लायक बन पाते? उल्टे घर से भाग लेते। ये घर छोड़ने वाली बात वे अनायास ही कह गई थी। शायद चीनू की बात मन में घर कर गई थी। बाबूजी पुलिस वाले थे ना, महिमा ने उसास भरकर कहा। रोब दाब तो उनका होना ही था। पीते पिलाते भी रहे होंगे, पर कम से कम दूसरी औरतों का चक्कर तो ना था। बहुत सारी ना सही, पर एक औरत तो उनकी जिंदगी में भी आई थी। क्या कह रही हैं? सच ही कह रही हूं। और कितनी शांति से, कितने इत्मीनान से कह रही हैं। तो क्या हाय तौबा मचाऊं? वह तो उस वक्त भी नहीं मचाई थी। अब बासी कड़ी को उबाल क्यों दूं? और सच पूछो तो बवाल मचाने जैसा कुछ था भी नहीं। एक बात थी जो उठने से पहले ही दब गई। इनकी बुआ की ननद थी। एक तो उस रिश्ते में शादी संभव नहीं थी, 30 पर वह बाल विधवा भी थी। उस जमाने में तो ऐसे ब्याह को कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी बात पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे पुलिस में भर्ती हो गए थे। पीने की लत भी शायद वहीं से पाल ली थी। आपको बुरा नहीं लगता था? क्यों नहीं, पर मैंने उस बात को प्रारब्ध का लेख समझकर स्वीकार कर लिया था। एक बार भाग्य के लिखे से समझौता कर लो तो सहने में आसानी हो जाती है। वाह, क्या जीवन दर्शन है, क्या फिलॉसफी है। जब तक वे यह समझ पाती कि महिमा उनकी प्रशंसा कर रही है या उपहास, उसका स्वर आक्रामक हो उठा। आप सोच रही होंगी आपने बड़ा भारी त्याग किया है, एक आदर्श स्थापित किया है, पर शायद आप नहीं जानती आपने अपने साथ तो छल किया ही है, अपने बच्चों के साथ भी अन्याय किया है। क्या बात करती हो? उल्टे मैंने तो बच्चों का मुंह देखकर ही यह जहर का घूंट पिया था। यही तो मैं कह रही हूँ, क्यों पिया था यह जहर? बच्चों के सामने अपनी सहनशीलता की गलत मिसाल कायम करने की क्या जरूरत थी? अब आपके बच्चे अपनी बीवियों से भी उस दरियादिली की अपेक्षा करते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी सारी कारगुजारी आंखें मूंद कर स्वीकार कर लूं और आवाज भी ना उठाऊं। यह नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरी पीढ़ी का जो धर्म था मैंने निभाया। वह धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। हम दोनों की सोच में पूरे 32 साल का अंतर है। इसलिए कहती हूँ तुम अपने युग की मान्यताओं पर चलो, पर बीती बातों को लेकर बहस करने बैठ जाओगी तो बड़ी मुश्किल होगी। बच्चे बाहर से लौट आए थे और उस दिन यह बात वहीं पर रुक गई थी। बाद में घर लौटकर यह बात
उनके मन में कौंध गई कि महिमा ने यह औरत वाली बात क्यों उठाई थी। उसके बाद मनीष एक आध बार घर भी आया था। एक बार दोनों साथ आए, पर इतने खुश नजर आ रहे थे कि बेवजह यह बात उठाने का मन ही नहीं हुआ। मनीष शुरू से ही हंसौड़ और खिलंदड़ किस्म का लड़का रहा है। उस घर का माहौल तो पता नहीं कैसा हो गया है, पर इस घर में सारी रौनक मनीष के दम से ही हुआ करती थी। बाहर भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। जहां खड़ा होता था अपने इर्द गिर्द भीड़ जुटा लेता था। अपने हंसमुख और सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण लड़कियों को भी वह आकर्षित किए रहता था। अंजू मंजू की सहेलियों का तो वह चहेता भैया हुआ करता था। अपने बेटे की लोकप्रियता पर जितना उन्हें नाज था, उतनी ही महिमा को चिढ़ थी। पति की मंडली उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अभी जागते की उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थी। वह मनीष को उसमें फिट करना चाहती थी और सारे झगड़े वहीं से शुरू होते थे। मनीष धीरे धीरे घर से छिटकता जा रहा था, यह वे भी अनुभव कर रही थी। पर बाहर क्या कोई तार सचमुच जुड़ गया है, या यह भी महिमा का एक वहम ही है। महिमा के यहाँ जब भी जाने का मन हुआ, इसी असमंजस ने उनका रास्ता रोक लिया। किसी भी अप्रिय विवाद से ये हमेशा बचना चाहती हैं, और महिमा है कि बहस के लिए जैसे तैयार खड़ी रहती है। उस दिन भी फिर जाना नहीं हो सका। फल फूल की डलियां वहीं पैसेज में रैक पर पड़ी रही। तीसरे दिन सुबह सुबह घंटी बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो मीनू थी। उन्होंने लपक कर उसे अंग में भर लिया। चलो, अपनी बूढ़ी दादी की तुम्हें याद तो आई। मैं 2 दिन से पोटली बांधकर बैठी हूँ, पर निकलना ही नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मीनू छिटक कर सोफे पर जा बैठी और गंभीर स्वर में बोली, दादी, घर से किसी का फोन आए तो बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? उस दिन आपने चीनू से कहा था कि अगर कभी भागने का मन हो तो सीधे मेरे घर चले आना, मैं छुपा लूंगी। तो तुम भाग कर आई हो? जी। क्या फिर से कोई झगड़ा हुआ? हुआ तो नहीं, पर होगा जरूर। पापा टूर पर दिल्ली गए हुए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। मम्मी को पता चला है कि मोनिका आंटी भी उनके साथ गई है। बस शाम से भरी बैठी है। पापा के आने भर की देरी है। फिर देखिए आज कैसा धमाका होता है। उफ दादी, यह सब हमारे ही घर में क्यों होता है? ये मोनिका आंटी कौन है? पापा की कोलीग है, मिसेज भटनागर। हो सकता है वे भी दफ्तर के काम से गई हो क्यों नहीं सकता, पर मम्मी की कल्पना तो पंख लगाकर उड़ती है ना। हवा देने वालों की भी तो कमी नहीं है। दफ्तर के ही किसी शुभचिंतक ने उन्हें फोन किया था। मनीष यह क्या कर रहा है? वे तो जैसे शर्म से गड़ ही गई। आज इतनी सी लड़की के सामने वे किस कदर अपराधी अनुभव कर रही थी। पर उस इतनी सी लड़की का अगला वाक्य सुनकर तो वे विस्मित ही रह गई। वह कह रही थी, अगर मम्मी की आशंका सच भी है तो उपाय क्या है? यह आफत तो उनकी खुद की बुलाई है। अगर घर में रात दिन चकचक मचती रहे तो आदमी बाहर स्नेह और सहानुभूति खोजता ही है। उसमें आश्चर्य क्या है, और गलती भी क्या है? वे मीनू को देखती रह गई। बित्ते भर की लड़की इतना सब सोच लेती है। ऐसा तो नहीं कि घर के वातावरण ने उसे असमय ही प्रौढ़ बना दिया है। उन्हें महिमा पर गुस्सा आने लगा। अपनी हठधर्मिता के कारण उसने बच्चों से उनका बचपन भी छीन लिया है। शाम तक प्रतीक्षा करती रही, पर किसी ने मीनू की खोज खबर नहीं ली। यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकली थी तो 2 बजे तक किसी को चिंता भी नहीं रही। महिमा खुद 5 बजे के बाद घर पहुंचती है, पर उसके बाद वे पल पल बेचैन होने लगी। फिर उनसे रहा नहीं गया, ताव खाकर खुद ही चल दी। सोच लिया कि दोनों को आज चलकर डांट पिलानी है। अगर तुम लोग बच्चों को एक शांत और स्नेह भरा घर नहीं दे सकते तो और क्या दोगे? रोटी कपड़े पर तो अनाथ बच्चे भी पल जाते हैं, पर माँ बाप से तो कुछ उम्मीद होती है। चीनू मुंह लटकाए दरवाजे पर ही खड़ा था। वे कुछ कहती इससे पहले ही वह बोल पड़ा, दादी, दीदी आज सुबह से ही गायब है। क्या मतलब?
स्कूल में फ़ोन किया था? नहीं, पड़ोस की बासंती बता रही थी कि वह स्कूल गई ही नहीं। सहेलियों के यहाँ देखा? एक दो के यहाँ देखा था, फिर मम्मी ने ही मना कर दिया। चीनू, भीतर से कड़कती आवाज आई। दादी भीतर नहीं आएंगी क्या, जो दरवाजे पर ही सारी रामायण सुना रहा है? उन्होंने भीतर आते हुए कहा। बहू, ये चीनू क्या कह रहा है? जो भी कह रहा है, आपने सुन तो लिया। और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो? गजब की माँ हो। हाथ पर हाथ धरे कोई नहीं बैठा है मम्मी जी, सिर्फ चीनू को रोक दिया है। वह तो पूरे शहर में मुनादी करवा देता। मैंने भैया को फोन कर दिया है, आते ही होंगे। हो सकता है मीनू भी वहीं हो। फोन तो मुझे भी किया जा सकता था, जानबूझकर नहीं किया। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर आपका प्रवचन सुनने की ताकत मुझ में नहीं है, कम से कम आज। मैं स्तब्ध रह गई। तो मैं प्रवचन देती हूँ? और क्या कहूँ मम्मी जी, उपदेश देने का एक भी मौका छोड़ती हैं आप? आप खुद सोच कर देखिए, मेरे घर में जरा खटपट हुई नहीं कि आप शुरू हो जाती हैं। आपने कैसे गृहस्थी चलाई है, कैसे पति की सेवा की है, कैसे बच्चे पाले हैं, कैसे संस्कार दिए हैं। कहते नहीं थकी होंगी आप, पर मेरे सुन सुनकर कान पक गए हैं। पल भर को वे चुप रह गई। मन हुआ 2 घड़ी सुस्ताकर आत्मनिरीक्षण कर ले। क्या सचमुच वे बात बेबात पर भाषण देने लगी है? क्या उनकी अनुभव सिद्ध बातें महिमा को इतनी कड़वी लगती है कि उसकी भाषा शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ जाती है? इसका तो यह मतलब हुआ कि अपने बच्चों को, उनकी गृहस्थी को बर्बाद होते देखते रहो, पर मुंह से कुछ न कहो। महिमा, उन्होंने बड़ी देर बाद कसैले स्वर में कहा, कहने वाली बात होती है तभी कुछ कहती हूँ मैं। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आगे से चुप रहा करूंगी। मैं जानती हूँ बच्चों के मामले में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैंने बच्चों को जैसे भी पाला हो, जैसे भी संस्कार दिए हो, पर एक बात जरूर कहूंगी, घर छोड़कर कभी कोई नहीं भागा था। तुम्हारी लड़की अगर घर से भागी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह तो गनीमत समझो कि वह सीधा मेरे पास ही पहुंची थी, कहीं और भी तो जा सकती थी। तो मीनू आपके यहाँ है? महिमा ने लाख कोशिश की, पर अपनी राहत का एहसास वह छुपा नहीं सकी। दूसरे क्षण उसके चेहरे ने फिर उदासीनता ओढ़ ली और वह सपाट स्वर में बोली, मुझे लगा था नानी के यहाँ ही गई होगी। अच्छा ही हुआ ना, इस मनस्थिति में ननिहाल जाती तो वहां भी सब उगल देती। बच्चों को इतना विवेक कहाँ होता है महिमा? तुम्हारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, उनके सामने जिंदगी की। मम्मी जी, आप एक बार अच्छी तरह तय कर लीजिए। कभी आप कहती हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी आप कहती हैं इतने बड़े भी नहीं हैं। वैसे 100 बात की एक बात, यह जिंदगी की सच्चाई जानने का हक सबको है। उम्र से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम बच्चों को सब कुछ बता देना चाह रही हो? जी हाँ, ताकि उन्हें सही गलत की पहचान हो सके। यह पहचान तो उन्हें उम्र के साथ ही होगी, पर इस समय तो उन्हें तुमसे सिर्फ तृष्णा हो रही है। हमेशा ही होता है महिमा, माँ बाप जब 2 खेमों में बट जाते हैं तो बच्चे किसी एक का पक्ष लेते हैं, और यह पक्ष वही होता है जो चुप रहता है। वह सारी सहानुभूति बटोर लेता है। तुम कहोगी मैं फिर शुरू हो गई, पर क्या करूं, इस लड़ाई में तुम इतनी अकेली पड़ गई हो कि कहे बिना रहा नहीं जाता। आश्चर्य, इस बार महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा कि इस व्यर्थ की बहसबाजी से वह थक गई है। मजे की बात तो यह थी कि बहस के असली मुद्दे से दोनों ही कतरा रही थी। मीनू का तो बहाना भर था, वे तो यहाँ मनीष की खोज में आई थी, पर जब महिमा ने उसका जिक्र नहीं किया तो वे भी चुप लगा गई। अपना आना उन्हें एकाकी अप्रासंगिक लगने लगा। अतः उठते हुए बोली, मैं अब चलूंगी, लड़की घर में अकेली है। मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हें खबर दे सकूं और उसके कपड़े भी लेती चलूं। 2-4 दिन अपने पास ही रख लूंगी। महिमा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चीनू जब तक रिक्शा लाता वह मीनू का बैग भर चुकी थी। लौटते हुए उनकी आंख के सामने महिमा का बुझा बुझा सा चेहरा घूमता रहा। इतना हताश और उदास उसे पहले कभी नहीं देखा था।
उसने मनीष का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ? वह जानती है कि वह मन ही मन उफन रही होगी। उसके रोष की आंच ने आज तो उन्हें भी नहीं बख्शा था, और रोष आना स्वाभाविक ही था। उन्हें याद है जब पहली बार उन्हें उमा के बारे में मालूम हुआ था तो वे कितना रोई थी। बच्चे अगर गोद में ना होते तो वे कुएं में छलांग ही लगा देती। अपनी सोने सी गृहस्थी पल भर में उनके लिए मिट्टी हो गई थी। सतीश और अंजू को उठाकर वे सीधे अजमेर अपने पीहर पहुंच गई थी। महीना भर खूब आनंद में, भरपूर लाड़ प्यार में बीता। फिर लगा कि धीरे धीरे भाभीियों के तेवर बदलने लगे हैं। ननंद के पास बैठकर हंसी ठिठोली करना, उसकी पसंद की चीज़ें बनाना, बच्चों के लिए खेल खिलौने लाना, ये बातें धीरे धीरे कम होने लगी। कहाँ तो वे उसे पानी का ग्लास नहीं उठाने देती थी, अब कई बार शाम का पूरा चौका उसके भरोसे छोड़ देती। पति के साथ घूमने निकल जाती। सिनेमा जाते ननंद को साथ ले जाने भी उन्हें गवारा नहीं होता। भाइयों के स्नेह में भी कमी आने लगी। माँ की आंखों में भी जैसे कुछ पूछती सी लगती। 3 महीने बीतते बीतते उनका मन भर गया और वे चुपचाप घर लौट आई। अच्छा ही हुआ जो जाते समय कुछ तमाशा नहीं करके गई थी, नहीं तो लौटने का रास्ता भी नहीं रह जाता। गृहस्थी की गाड़ी पुनः ऐसे चल पड़ी जैसे कोई व्यवधान ही नहीं आया हो। फिर मनीष और मंजू भी आ गए। अपने घर परिवार में वे पूरी तरह रस बस गई। लेकिन फिर भी जब कभी बाबूजी किसी काम से कानपुर की ओर जाते, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती। दिल पर जैसे सांप लौटने लगते। अपनी यह कमजोरी वे महिमा के सामने कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वे उसके सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती। वे जानती है कि महिमा उनकी तरह ढुलमुल नहीं है। जिस दिन पानी सर से ऊपर निकल जाएगा, छीट कर दूर खड़ी हो जाएगी। उसके पास सिर्फ संकल्पों का बल ही नहीं, साधन भी है। वे भी अगर महिमा की तरह सक्षम होती तो शायद आज चित्र कुछ दूसरा होता। पर वे शहीदाना भाव लिए अपना दाम्पत्य निभाती रही, क्योंकि पति को जीतने का यही एक नुस्खा उनके पास था। इसी समर्पण भाव के कारण बाबूजी जीवन के अंतिम क्षणों तक आश्रित बने रहे। खैर, वह तो एक अधूरी प्रेम कथा थी, एक भूली बिसरी प्रणय गाथा, जिसे उनकी कल्पना ने ही हवा देकर बड़ा बना दिया था। अगर किन्हीं तरल क्षणों में बाबूजी यह आत्मनिवेदन ना करते तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। पर यह मनीष, लगता है यह तो सचमुच रास रचा रहा है। अगर ये मिसेस भटनागर वाली बात सच है तो मनीष के घर को अब भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि महिमा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और हर बार उसे ही कटघरे में तो खड़ा नहीं किया जा सकता। घर लौटकर देखा, ड्राइंग रूम में एक सूटकेस पड़ा है। कौन आया है? उन्होंने पूछा। पापा है, मीनू ने बताया। पापा? अब इस वक्त कौन सी गाड़ी है? दोपहर को ही आ गए थे, शायद सीधे दफ्तर चले गए, और फिर दफ्तर से घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। महिमा ठीक ही तो कहती है, बिगड़ैल बच्चे की तरह पहले तो शैतानी करता है, माँ के आंचल में मुंह छुपाने चला आता है। कब तक चलेगा यह सब? कब तक वे उसकी ढाल बनी रहेगी, उसकी परवाह करती रहेगी? बेटे के साथ साथ उनका विवेक भी खो गया है। पापा कहाँ हैं तेरे? फ्रेश हो रहे हैं। वे सोफे पे बैठकर उसकी प्रतीक्षा करती रही। नहाकर निकला मनीष तो अपने उसी बैलोस अंदाज में बोला, हाय मॉम, आप इतनी रात को कहाँ चली गई थी? प्रताप के पास गई थी। इतनी देर में उन्होंने जवाब सोच लिया था। प्रताप के पास? क्यों? एक तो रिजर्वेशन करवाना था, दूसरे वह बहुत दिनों से कह रहा था कि एक ऑफिस की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, अगले 2 कमरे तुम्हें दे दूंगी। मेरे जाने के बाद कम से कम घर में बस्ती तो रहेगी। अगर दूसरा कोई किराएदार रखूंगी और वह घर घुसकर बैठ गया तो मुसीबत होगी। पर आप जा कहाँ रही है? अभी तो अंजू के पास जा रही हूँ, वहां से मुंबई मंजू के पास चली जाऊंगी। सोचती हूँ अमेरिका जाने से पहले दोनों लड़कियों के पास 1-1 महीना रह लूँ। वहां से डॉक्टर साहब टिकट करवा देंगे, इंतजाम हो जाएगा। तुम अमेरिका जा रही हो? क्यों?
क्यों ना जाऊं? मेरा एक बेटा वहां पे भी तो बैठा है, बेचारा कब से बुला रहा है। अभी मेरे हाथ पांव साबुत है, आंखें भी काम कर रही है। अभी जाऊंगी तो कुछ घूम फिर भी लूंगी, देख सुन भी लूंगी। बाद में तो जैसे यहाँ वैसे वहां। मनीष का चेहरा लटक गया। बड़ी देर बाद धीरे से बोला, जाने का सोचा है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। भैया का मन रह जाएगा, पर यहाँ प्रताप को बिठाने की क्या जरूरत है? एक बार जम गया तो उसकी नीयत भी तो बदल सकती है, संबंधों में दरार पड़ जाएगी। तो तुम आ जाओ, उन्होंने छूटते ही कहा तो मनीष एकदम चौंक पड़ा। पता नहीं क्यों उनके अवचेतन में यह बात घर कर गई कि लड़का बेघर हो गया है, इसलिए बहक गया है। अपनी चार दीवारी में आ जाएगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। उसी समय सुखलाल चाय लेकर आया। वे जब घर लौटी थी तो उन्हें भी चाय की जरूरत महसूस हुई थी, पर मनीष का सूटकेस देखते ही वह सब कुछ भूल भुला गई थी। पर सुखलाल तो भैया जी की आदत जानते हैं। उनके नहाकर निकलते ही वह चाय ले आया। भीतर जाते हुए वह सूटकेस लेकर चलने लगा तो मम्मी जी ने रोक दिया। सूटकेस यहीं रहने दो सुखलाल, भैया अभी वापस जाएंगे। मनीष और मीनू दोनों ने चकित होकर उनको देखा, पर वे उस विस्मित दृष्टि को अनदेखा कर बोली, और देखो, खाना जरा जल्दी ही बना लेना, सफर का थका हुआ है मनीष, जल्दी घर जाकर आराम करेगा। जी बस, अभी बना जाता हूँ। मम्मा, सुखलाल के जाते ही मनीष ने कहा, मैं सचमुच ही थका हुआ हूँ, आज की रात शांति से सोना चाहता हूँ। तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, और वह जो सुबह से वहां परेशान हो रही है, उसे शांति की जरूरत नहीं है? तुमने तो इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आने के बाद उसे एक फोन कर देते। आप वहां गई थी? जाना ही पड़ा। तुम्हारी यह कन्या जो सुबह से यहाँ आई हुई है, महारानी, बिना कुछ कहे सुने चली आई है। यह भी ना सोचा कि पीछे कोई कितना परेशान होता होगा। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार होती जा रही है। अरे, तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? बस मुंह उठाए और चले आए। घर ना हुआ, जैसे चोरों के छुपने का ठिकाना हो गया, इसलिए जा रही हूं मैं नहीं रहूंगी तो अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे। तुम नहीं जानती मम्मा, सब कुछ कितना मुश्किल होता जा रहा है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो खत्म कर डालो यह किस्सा हमेशा के लिए, जान तो छूटे। यह क्या कह रही हो मम्मा तुम? क्यों, इसमें गलत क्या है? जिस रिश्ते में जान ही बाकी ना हो, उसे ढोते रहने में क्या तुक है? अच्छा हुआ जो तुम्हारी अपनी पसंद की शादी थी, नहीं तो जिंदगी भर हमें ही कोसते। खैर, वह तो बहादुर लड़की है, अकेले भी निभा लेगी, बच्चों को भी पाल लेगी। पर तुम अपनी सोचो, क्या एक भी दिन अकेले रह पाओगे? उनका मन तो हो रहा था कि पूछ ले, क्या वह मिसेस भटनागर तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ देगी? पर अपने ही बेटे से इस तरह की चर्चा करना उन्हें अशोभन लगा। मृदुल स्वर में बोली, बेटे, मैं हमेशा तो रहूंगी नहीं, कभी ना कभी अपने निर्णय तुम्हें ही लेने होंगे। जितनी जल्दी इसकी आदत डाल लो, अच्छा है। खाने की मेज पर ऐसा सन्नाटा कभी नहीं रहा। बेचारा सुखलाल बड़ा दुखी हुआ। मालकिन अकेली रहती तो उसे खाना बनाने में कोई रस नहीं आता, पर जब भैया जी या बच्चे आते वह अपना सारा पाक कौशल उड़ेल देता। पर आज उसे दाद नहीं मिली। मनीष तो बस थाल जुटार कर ही उठ गया था। मीनू भी जितनी देर बैठी मुंह फुलाए बैठी, पर उन्होंने कोई इसरार नहीं किया, जरा भी मनुहार नहीं की। खाने पीने के लाड़ बहुत हो चुके। जब तक भोजन समाप्त हुआ, सुखलाल रिक्शा लेकर आ गया। वैसा आदेश पहले ही दिया जा चुका था। गाड़ी में बैठते हुए मनीष का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी जिद्दी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा हो। लेकिन इस बार उनका मन नहीं पसीजा। हाँ, मीनू एकदम पापा की परछाई सी साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। गुस्से में पैर पटकती हुई वह ऊपर के कमरे में चली गई और भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। जाते ही चीनू को भेज देना। विदा के रूप में उन्होंने बस इतना ही कहा।
टैक्सी आंखों से ओझल होते ही वे भीतर आई। घर एकदम खामोश था। इसी एकांत की तो उन्हें प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत नंबर घुमाया। महिमा, तुम्हारा भगौड़ा कैदी मैं वापस भेज रही हूँ। जो सज़ा देनी चाहो दे देना। मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। चाहो तो तुम भी कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात और यह आखिरी बात है। महिमा, पति ताले में कैद करके रखने वाली चीज़ नहीं है। उसे तो मन की डोर से बांधना पड़ता है। वह चाहे कहीं भी भटकता रहे, बसेरे के लिए अपने ठिकाने पर ही लौट कर आता है। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी अंतिम संक्षेप।